डेकार्ट। उन्होंने कहा कि आत्मा का विज्ञान है साइकोलॉजी को और माना, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा नहीं, आत्मा का विज्ञान कैसे हो सकता है, आत्मा की कोई परिभाषा नहीं है, आत्मा का कोई न रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है, कुछ है नहीं, तो परिभाषा कैसे। किसी भी फैक्ट की परिभाषा जब हम देते हैं तो परिभाषा देने में हर एक वर्ड पूरी तरह से डिफाइंड होता है, लेकिन आत्मा का कोई डिफाइन है क्या। आत्मा की परिभाषा जब हम देंगे तो वह उसमें डिफाइन है ही नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा की का जो अध्ययन है वह गलत है। उसके बाद दूसरी जो परिभाषा हुई मनोविज्ञान की, मन जोड़ विज्ञान, मतलब मन का विज्ञान क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अब मन का विज्ञान की बात जब आती है तो उसमें मन का विज्ञान के समर्थक पोम्पोनोजी है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है उसके समर्थक पोम्पोनोजी हैं, जो इटली के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी मन मस्तिष्क का विज्ञान है। अब देखिए मन मस्तिष्क का विज्ञान भी कैसे कह सकते हैं, मन आपका, आपके बारे में कोई पता लगा सकता है क्या कि आपके मन में क्या चल रहा है, नहीं पता लगा सकता। तो फिर अभी हमारा मन यहाँ है और एक ही क्षण में मन कहाँ चला जा रहा है इसका पता चलता ही नहीं, पता है आपके मन में क्या चल रहा है, और तुरंत क्षण में, जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि ये देख रहे हैं, एक सेकंड में हमारा मन चला जाता है घर पे आज संडे है और माँ ने कौन सा डिश बनाया है उसे आज खाना है, तो कुल मिला के हमारा मन तुरंत वहां चला गया। उसके बाद क्या है कि परसों हमारे किसी फ्रेंड की शादी है, तो उसके लिए कौन सा ड्रेस कस्टम्स अच्छा रहेगा वो मार्केट से परचेज भी आज करना है, संडे है, तो कहां कहां आपका मन चला जा रहा है क्षण में। तो क्या मन की जो ये परिभाषा है वो भी सटीक परिभाषा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। इसलिए मन मस्तिष्क का जो विज्ञान है वो भी पूरी तरह से अमान्य हो गया। उसके बाद है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कहने का मतलब है कि उसमें चेतना, किसकी चेतना ये डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ कहा चेतना का विज्ञान। अब हम किसी से पूछेंगे कि आप कॉन्शियस है, कहेगा बहुत कॉन्शियस है, जबकि वो व्यक्ति अनकॉन्शियस है, किसी भी वर्ग को समझता ही नहीं है, किसी भी वर्ग को नहीं समझता है, तो इसका क्या मतलब है, वह कॉन्शियस नहीं है। लेकिन आप उससे पूछेंगे कि आप कॉन्शियस रहते हैं ना, तो कहेगा हाँ हम कॉन्शियस हैं। इसके बाद यह भी परिभाषा गलत हो गई। इसके बाद जो 20वीं सदी में 21वीं सदी में परिभाषा आई, वो 20वीं सदी में वह परिभाषा क्या आई, विलियम वुंट के द्वारा परिभाषा आई कि व्यवहार का अध्ययन है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो व्यवहार का अध्ययन कहलाता है वह साइकोलॉजी है। शैक्षिक मनोविज्ञान, देखिए शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में हम जब बात करते हैं तो शैक्षिक मनोविज्ञान का जो संबंध है वह रुडोल्फ गोइकल, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वह रुडोल्फ गोइकल के द्वारा किया गया है। उसके बाद हम 2-3 चीजों को पहले जान लेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि मनोविज्ञान जो विषय है, मनोविज्ञान, इसकी प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में, प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर, किसके द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा।
विलियम वुंड के द्वारा किया गया। ये याद रखना है 1879 में, ठीक है। 1879 में विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी के लीप्जिग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। और रही बात दूसरी कि भारत में, तो भारत की बात हम लोग करेंगे तो भारत में 1916 में किसके द्वारा, एन सेन गुप्ता के द्वारा कलकत्ता शहर में, कलकत्ता में किया गया था। समझ रहे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो शिक्षा मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान का फंडामेंटल्स, इसको हम लोग ये समझेंगे। उसके बाद है कि जो बालक है, शिशु का जो निर्माण है, वह शिशु का निर्माण कैसे होता है, शिशु का निर्माण कैसे, बताइए किससे, शिशु का निर्माण व्यवहारवादी से नहीं होता है। शिशु का निर्माण कैसे होता है, जो शिशु है उसका निर्माण कैसे होता है, बाल विकास में यही से शुरू होता है। बाल विकास कहने का मतलब है कि बालक का विकास कहाँ से कैसे होगा, वो पहले हमको देखना है। तो उस बाल विकास में हमने एक ये बताया है कि जायगोट से बालकों का, शिशु का विकास होता है। और जायगोट का जो निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण कैसे होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के कंजुगेशन से, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के कंजुगेशन से ही किसका, तो जायगोट का निर्माण होता है। और उस जायगोट के निर्माण के बाद ही शिशु का निर्माण संभव हो पाता है। तो आई मीन कि जायगोट का जो निर्माण होता है उसके बाद शिशु का निर्माण होता है। और शिशु का जो निर्माण होता है पहले इम्ब्रियो के बाद शिशु का निर्माण होता है। और 9 मतलब मंथ तक 270 to 280 डेज, 70 to 280 डेज इसको माना जाता है गेस्टेशनल पीरियड, गर्भावस्था की अवधि, गर्भावस्था की अवधि गेस्टेशनल पीरियड माना जाता है 270 से 280 दिनों का। समझ गए, 270 से 280 मतलब क्या है, 9 महीने 10 दिन लगभग। लेटेस्ट चाइल्ड का अगर बॉर्न होगा तो 9 महीने में, नहीं तो 9 महीने 10 दिन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो गेस्टेशनल पीरियड ये है। जायगोट का जो निर्माण होता है वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों के कंजुगेशन से जायगोट का निर्माण होता है। यह जो प्रोसेस होता है इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन के बाद ही वो चाइल्ड का निर्माण संभव हो पाता है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। थॉर्नडाइक का नाम जानते हैं, थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद एक रूसो का नाम जानते होंगे, रूसो कौन थे, प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। और प्रकृतिवादी दार्शनिक होने के नाते उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने यह कहा है कि प्रकृति ही हमारा सब कुछ है, प्रकृति ही हमारा पहला गुरु है। बालक प्रकृति में रहकर सब कुछ सीख सकता है, उस पे कोई प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं, उस पे दबाव देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ईमेल।
ईमेल समझ रहे हैं? ईमेल एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? रूसो के द्वारा लिखा गया है। और रूसो ने ये बताया है कि बालक को स्वतंत्र वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में यदि ग्रो करवाया जाए तो उसका विकास तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि तीव्र गति से बालक का विकास प्राकृतिक वातावरण में होता है। क्रो एंड क्रो ने भी बताया शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो एंड क्रो का कई स्टेटमेंट अभी आपको मिलेगा और उन्होंने यह कहा है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक बालक कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। उसी सीखने का जो अध्ययन है वह मनोविज्ञान में किया जाता है, वर्णन करता है और व्याख्या करता है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे मनोविज्ञान में। देखिए, इस शिक्षकों के लिए भी मनोविज्ञान की आवश्यकता है और बालकों के लिए भी मनोविज्ञान की आवश्यकता है। मनोविज्ञान शिक्षक को एक अच्छे क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता है। पेडागोजी को अच्छे से समझाने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता है। सपोज करिए बालकों को पढ़ने में मन नहीं लगता है और शिक्षक पढ़ाना चाहता है, तो क्या बालक पढ़ेगा? नहीं। उसको रुचिपूर्ण पहले बनाएगा, फिर पढ़ाएगा, तो बालकों के समझ में आएगा। तो सबसे पहले जरूरत क्या है? What is the basic need for teachers? शिक्षकों के लिए बेसिक नीड क्या है? रुचि उत्पन्न करना। जैसे ही रुचि उत्पन्न हो गई, समझेगा तभी रुचि उत्पन्न होगा। समझना, एक अच्छा शिक्षक वह है जो जीवन पर्यंत बालकों को पढ़ता है, पहले छात्रों को पढ़ता है फिर पढ़ाता है, वो एक अच्छा शिक्षक होता है। बालकों को पढ़ा ही नहीं, पढ़ाना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि वह उसकी शिक्षण पद्धति सही नहीं है। बालकों को पढ़ने का मतलब क्या है? बालकों की मनोदशा को समझना, बालकों की गतिविधियों को समझना, बालकों के क्रियाकलाप को समझना, बालकों की समस्याओं से अवगत होना, इसका मतलब है बालकों को पढ़ना। तो बालकों को पढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो उसका जो शिक्षण है वो इम्पैक्टिक होगा, प्रभावशाली होगा। अब देखिए थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। कक्षा का वातावरण जो है वह बालकों के लिए अच्छा होना चाहिए। तो कक्षा का वातावरण हम कैसे करेंगे? जब हम NCF 2005 पढ़ेंगे, NCF 2005 हम पढ़ेंगे तो उस 2005 के NCF में कक्षा के वातावरण पर पूरा जोर दिया, कक्षा के वातावरण पर बहुत जोर दिया गया। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी है कि कक्षा का जो वातावरण होना चाहिए वह बाह्य वातावरण और कक्षा का वातावरण दोनों को मिला के कंजेनियल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। कंजेनियल एनवायरनमेंट से तात्पर्य यह है कि बच्चे आपस में सौहार्द की भावना रखे। कंजेनियल एनवायरनमेंट का अर्थ यह भी होता है कि बच्चे कोऑपरेटिव हों। उसमें से जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उनका तेज बच्चे सपोर्ट करे, शिक्षक सपोर्ट करे, कक्षा में भय का वातावरण ना हो, कक्षा में सीखने का एनवायरनमेंट हो, चाहे वह किसी भी तरीके से क्यों ना। तो such type of environment is known as congenial environment, and we should encourage the congenial environment inside the classroom and outside the classroom both, because teaching learning process is just like a classroom, inside the classroom and outside the classroom, and which is performed by the teacher. इनसाइड कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर, जब दोनों वातावरण में शिक्षक छात्रों की मदद करे और छात्र शिक्षकों का मदद करे, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बल मिलता है। तो ये
तमाम चीजें हैं जिसको आप इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता स्वयं को पहचानने में सहायक है। शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में सहायक है। ये तमाम चीजें देख लीजिए, इस पे स्क्रीन पे दिया हुआ किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियां जागृत करने में सहायक होता है। तो ये अब खुद से अगर एक बार पॉइंट आप पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखिए थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास, इसको ध्यान से सुनिएगा, है बहुत छोटा लेकिन अगर ना समझे तो फिर बड़ा हो जाता है। वृद्धि और विकास, वो तो उसका ट्रांसलेशन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और आपको पता है कि हम लोग ट्रांसलेशन पे विश्वास नहीं करते, है ना। जिस ट्रांसलेशन पे क्या होता है, अभी तक आप गांव में पूछिएगा या बच्चों को पूछिएगा कि बताओ वृद्धि क्या होता है, तो वो कहेगा ग्रोथ होता है। वृद्धि क्या होता है तो वो सीधा कहेगा ग्रोथ। क्या उसकी परिभाषा ग्रोथ है? नहीं है, वो तो उसका ट्रांसलेशन है। वृद्धि का ग्रोथ, विकास का डेवलपमेंट, वो उसका इंग्लिश है, हिंदी से इंग्लिश करना उसका आंसर नहीं होता है, कदापि नहीं हो सकता है। हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी कर देना उसका आंसर कदापि नहीं होता है। अब वृद्धि की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं, दोनों को हम लोग समझ लेंगे। वृद्धि कहने का मतलब है कि जिसका मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। वृद्धि की एक उम्र सीमा होती है, समझे। वृद्धि का क्षेत्र संकुचित है। जैसे इसमें से कौन है जिनकी लंबाई अब बढ़ सकती है? थोड़ा सा नाम बता दीजिए। किसी की नहीं बढ़ी 100%, जिसको विश्वास हो थोड़ा बताइए जो हमारी बढ़ सकती है सर। किसी की नहीं बढ़ेगी, इसलिए कि उसकी एक उम्र सीमा है। उस उम्र को पार करने के बाद वृद्धि नहीं होती है। तो इससे तो ये पता चल गया कि वृद्धि की एक उम्र सीमा होती है, कि खास निश्चित उम्र सीमा तक ही वृद्धि होती है। लेकिन विकास जीवन पर्यंत होता है, जीवन पर्यंत। इसमें आवाज नहीं आ रहा होगा इसलिए बोला थे, थोड़ा लग रहा है खाकुस ई ठीक है, इसमें थोड़ा बोल्ट अब कितना बोले खा के आया कीजिए। किसमें पढ़ाने में गुस्सा क्यों है? आज तक हमने कभी पढ़ाने में घुसाया है या कोई क्वेश्चन पूछा है तो आज तक कभी गुस्सा हुआ है? इसमें माइक नहीं है, फेसबुक वाले में माइक नहीं है, तो इसको आवाज थोड़ा लाउड चाहिए मेरे जैसा। अच्छा, तो आपसे सीखना पड़ेगा सर, आपसे हमें तेज बोलने के लिए सीखना पड़ेगा। लाउडली बोले। अच्छा लाउडली, वो भी क्या आप नहीं है तो अपने आवाज पे इसके लिए बाहर हेडफोन। अच्छा करता है क्या कॉपी करते हैं। तो कुल मिला के हम लोग देखें ये किस टॉपिक पे, वृद्धि पे थे। तो वृद्धि मात्रात्मक है और विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। वृद्धि को हम माप सकते हैं। कमेंट आ रहा है इसलिए बच्चा को आवाज नहीं, वो अपना साउंड नहीं आ रहा है इसके। अच्छा, तो हम देखते हैं ये बात भी। तो वृद्धि और विकास कहने, वृद्धि का मतलब ही होता है कि वह मात्रात्मक है। मात्रात्मक है तो मापन किया जा सकता है। वृद्धि है जिसकी एक वास्तविक निश्चित उम्र सीमा होती है। हाँ, सब कुछ होती है, मतलब वही तो मात्रात्मक है। जैसे हम कहेंगे चावल
चावल 1 केजी चावल दे दीजिए, तो इसका मतलब है कि हम मात्रा के बारे में बता रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कहेंगे 1 केजी बढ़िया वाला चावल दे दीजिए, इंडिया गेट वाला, तो बढ़िया वाला चावल क्या है, वह एक गुणात्मक है। तो बढ़िया वाला चावल 1 केजी दे दीजिए, इसका मतलब है गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है। लेकिन 1 केजी चावल हमें दे दीजिए, इसका मतलब है मात्रात्मक है। समझ रहे हैं? वैसे वृद्धि को कहा जाता है कि यह एक मात्रात्मक चीजों को बताता है कि लंबाई कितनी बढ़ी, चौड़ाई कितनी बढ़ी, मोटाई कितनी बढ़ी, नहीं लेंथ कितना हुआ, ब्रेथ कितना हुआ, हाइट कितना हुआ, इत्यादि चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। और विकास क्या होता है कि वृद्धि में मतलब विकास में दोनों चीजें शामिल होती हैं, मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। समझ रहे? वृद्धि विकास में मुख्य रूप से है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बढ़ता है। विकास में लंबाई, चौड़ाई के इसमें दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाए जी, विकास में दोनों हो जाए जी, और उसमें हाँ मात्रात्मक हो जी, और सब परिमाणात्मक, मात्रात्मक को ही परिमाणात्मक भी कहते हैं। परिमाण मतलब क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इत्यादि परिमाण होते हैं, समझे? जिसको हम लोग इंग्लिश में एक दूसरा वर्ड क्या लिखे हैं, लिखा हुआ होना चाहिए, ऐप डाउनलोड किए क्या? नहीं सर से बोल रहे हैं, सोशल जो लिखने वाला लगे, जो लिखने वाला है वो लिख लीजिए। और दूसरी बात क्या है कि आपके पास विकास में वृद्धि भी शामिल है, लेकिन वृद्धि में विकास शामिल नहीं है। वृद्धि और विकास में हम लोग जब बात करते हैं तो वृद्धि में विकास शामिल नहीं है, लेकिन विकास में वृद्धि भी शामिल है। इसलिए वृद्धि को संकुचित अर्थों में प्रयोग किया जाता है और विकास को विस्तृत अर्थों में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब देखिए इसमें वृद्धि और विकास का जो यह है, वृद्धि और विकास में कुछ सिद्धांत है। सिद्धांत में जैसे निरंतरता का सिद्धांत, लगातार विकास की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। क्या देख रहे हो? मैंने हर बार बताया जाएगा एवरेज करता है, हो गया ना, कम ही हो पाया। आपके पास है ना, किताब निकाला कम है तो ये क्यों बस है, आपके पास नहीं है? नोट्स बना सकते हैं, नोट्स चेक करवाए हैं? नहीं मेरा अगर ऑनलाइन करते ना, ऑनलाइन क्या नेम है आपका? कोई कमेंट तो की नहीं। ये सब ऑनलाइन में रेगुलर स्टूडेंट वो वाला नहीं है सर, इसको हटा दीजिए और वो अपना पूरा है वो नहीं है, नहीं तो हमें डिस्टर्ब हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत कहने का मतलब है कि विकास जीवन पर्यंत चलती रहती है, जन्म से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। उसके बाद व्यक्तिगतता का सिद्धांत क्या है? वृद्धि, देखिए वृद्धि भी एक निश्चित सीमा तक ही होती है, तो लेकिन लगातार होती है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की जो दर है, वृद्धि की दर है, वो अलग अलग होती है। दो बच्चा एक ही साथ जन्म लिया है, मतलब एक इस घर में जन्म लिया है, उस घर में जन्म लिया है। एक बच्चा मोटा ताजा है और दूसरा पतला दुबला है। एक साल के बाद जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पता चलता है कि इसमें जो बालक है, समझे, इसमें जो बालक है वह वो बालक क्या है कि एक बालक से वो दुगुना दिखने में लगता है। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यह है कि वृद्धि की जो मतलब दर होती है, विकास की जो दर होती है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों
उसका हाँ। विकास जल्दी होता है। ये तो सही बात है। और जो बच्चा कमजोर वृद्धि की दर भी रुक जाता है। रुकता नहीं है, मतलब धीरे धीरे बहुत स्लो डाउन हो जाता है, धीरे 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 उसकी क्वेश्चन वृद्धि, प्रीवियस में है। हाँ तो धीरे धीरे बढ़ती है, रुक नहीं जाती है, रुक नहीं जाती है, वो धीरे धीरे होती है। व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत का अगर सर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो कैसा? तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। उसके बाद है कई इसके सिद्धांत हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम आपको वो सिद्धांत बताते हैं जो एग्जाम में पूरा पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाने वाला जो ये होता है सिद्धांत, सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत। सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत। सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत कहने का मतलब होता है कि बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है। समझ रहे हैं? एक और होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी। प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी कहता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी उसमें कहेगा कि बालक का जो विकास होता है पहले उसके इसका हार्ट का विकास होता है और उसके बाद बाकी सब कुछ का विकास होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी। प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी। अब देखिए उसी में ये बताता है कई प्रकार के, तो वृद्धि और विकास के बारे में आप देखेंगे, आपके ऐप पे बहुत सारा दिया हुआ है, सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन। इसमें तो दो ही कमेंट है सर। लेट से आपको दिखा है, हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नहीं है अभी तक। क्वेश्चन नहीं है। तो क्या आपका क्वेश्चन कुछ हो तो यू मे आस्क, यू मे रेज योर क्वेश्चन। प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी कहता है कि पहले केंद्रीय भाग का विकास होता है, उसके बाद अन्य भागों का विकास होता है। केंद्र से बाहरी भागों का विकास होता है। पहले हार्ट का निर्माण होगा, उसके बाद बाकी अलग अलग ऑर्गन्स का विकास होगा। और सिरोन्मुखी विकास का सिद्धांत कहता है पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद पैर की तरफ का विकास होगा। समझ रहे हैं? उसके बाद और 100% है कि 31 जनवरी को एग्जाम होगा 100%। कहिएगा कैसे सर, आपको कैसे पता है? तो सीबीएसई ने लेटर भेजा है जो भी ऑब्जर्वर है उनके नाम से। यदि आपको भेज देगा, हमारा नहीं अभी भेजा है, भेज देगा, लेकिन बाकी लोगों का आ गया। दे देगा। वो लिस्ट शायद स्कूल से नहीं मांगा, स्कूल से नहीं मांगा अभी वो तो मांग लेगा, उसको तो पता ही। 10 दिन पहले लेता है। हाँ, उसको पता है। तो अब देखिए वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? वही अंतर है जितना हमने समझाया है। देखिए वृद्धि का अर्थ शरीर और उसके अवयवों में वृद्धि से होता है, जबकि विकास का संबंध शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक परिवर्तनों से होता है। हमने जो समझाया है वही है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए। इसमें कोई कंफ्यूजन वृद्धि और विकास में, तो मैं एक चेक कर ले रहा हूं। आप बताइए वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? आप ही बताइए। हाँ सर, क्या नाम है आपका? पूजा। चलिए राजीव जी के कॉलेज के स्टूडेंट। क्या? राजीव जी के कॉलेज के स्टूडेंट। ठीक है। वृद्धि मेन रूप से शारीरिक तौर पर ये होता है। वृद्धि से ये शारीरिक भार, लंबाई, चौड़ाई इसका ये होता है। और विकास में शारीरिक भार के साथ साथ लंबाई, चौड़ाई, इसके साथ साथ मानसिक पहलू भी जुड़ जाता है। बिल्कुल। दूसरा बताइए। सर वृद्धि कुछ दिनों तक चलती है, फिर रुक जाती है।
वृद्धि मतलब एक निश्चित उम्र सीमा तक ही होती है। निरंतर नहीं चलती है, लेकिन विकास मृत्यु तक चलती है। हाँ, जीवन पर्यंत चलने वाले प्रक्रिया है। ठीक है, 2 पॉइंट हुआ। तीसरा बताइए। 2 पॉइंट भी समझा। आप बताइएगा पीछे, सबसे पीछे। तो वृद्धि और विकास मतलब वृद्धि जो है वो मतलब बच्चे की जो जन्म अवस्था से लेकर और ये जीवन पर्यंत चलने वाली नहीं है, और विकास जो जीवन पर्यंत चलने वाली है। हाँ ठीक है। और वृद्धि में मात्रात्मक होता है और विकास में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। अच्छा, उसके बाद सही है। आप बताइए वृद्धि विकास क्यों नहीं बता सकते? हमको भी 2 दिन और पढ़ेंगे। 2 दिन और पढ़ेंगे तब बताएंगे? ऐसा क्या है भाई, आपने कसम खा रखी है कि हमें 2 दिन पढ़ेंगे तभी सर कुछ और बोल पाएंगे। बैठिए, देखिए हम आपसे पूछेंगे, अभी तुरंत आपको 100% आंसर मिल जाएगा। चलिए आप बताइए तो। हाँ बताइए, आप भी बता दीजिए। हाँ तो विकास एक व्यापक संपत्ति है। हाँ, ये भी उसका एक भाग है। ठीक है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जीवन पर्यंत, और वृद्धि एक समय के बाद आके रुक जाती है। हाँ, विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आता है, और वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे में वृद्धि हो रहा हो तो विकास भी होगा। वृद्धि में विकास शामिल नहीं है, लेकिन विकास में वृद्धि भी शामिल है। ऐसे बताइए, बहुत सुंदर। चलिए बैठिए, तो हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत है, सिरोपुंज विकास का सिद्धांत है, केंद्रीय परिधीय विकास का सिद्धांत को ही प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी कहते हैं। केंद्रीय परिधीय, पहले केंद्र का विकास होता है फिर परिधि का विकास होता है। तो केंद्रीय परिधीय विकास का जो सिद्धांत है उसी को प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत में यह होता है कि बालक के पहले वो हार्ट बीट का निर्माण होता है, उसके बाद शरीर के अन्य ऑर्गन्स का निर्माण होता है। अब देखिए विकास की अवस्थाएं कौन, मुख्य रूप से विकास की अवस्थाओं को के बारे में प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी। देखिए इसमें अलग अलग, अब हम वो बताना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा बताना पड़ेगा, हमको बायोलॉजी में आना पड़ेगा, और ये बायोलॉजी में हम आना चाहते नहीं है। बायोलॉजी में आएंगे तो प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी एक क्लास लेगा, समझ रहे हैं, और एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण होता है बाबू, तो इसीलिए अभी नहीं। अब देखिए यह जो है शैक्षणिक दृष्टि से विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले शैशवावस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं। शैशवावस्था पहला क्या होता है? शैशवावस्था। दूसरा है शैशवावस्था मतलब जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्थाएं होती है। उसके बाद लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधारणाओं को दिया है। जीन पियाजे ने जन्म से 2 वर्ष तक को ही शैशवावस्था माना है। फिर उसके बाद वाइगोत्स्की का कहना है कि 4-5 वर्ष की अवस्था तक है। उसके बाद नैतिक विकास जब प्रारंभ होता है 4 तक, तो इसका मतलब कोहलबर्ग 4 तक।